नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम पढ़ रहे हैं कंटेम्परेरी साउथ एशिया का लेक्चर 2। कल मैंने जो पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आप देख के आए हैं। तो कल जो पढ़ाया था उसका एक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले ये देखा था कि साउथ एशिया क्या है। तो साउथ एशिया जो है, इसमें 7 देश हैं टोटल। तो उसके बारे में बताया था मैंने आपको। फिर आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर हमें क्या समझने को देगा। तो ये चैप्टर हमें ये समझाएगा कि जो भारत इस समय जो है भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने का जो है एक काबिलियत रखता है। और उसी दौर में हमें ये चाहिए कि हमारा देश कहीं न कहीं क्या है, अगर तरक्की करे तो इसके पीछे सबसे पहला जो ज़रूरी कदम होता है कि हमारे पड़ोसियों में जो हमारे पड़ोस के देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते सामान्य रहे और जो आस-पास में जो है शांति जो है ब हो। और इसकी वजह से क्या है कि हम जो है बाकी जो है तरक्की की बातें तभी कर सकते हैं। करते हैं उसके आगे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, मैंने बता दिया था। ये फॉरेन पॉलिसी है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि अपने निकटतम पड़ोसी देशों को के साथ संबंधों की प्राथमिकता देना और उनके साथ सहयोग और शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि इस नीति के तहत अगर 8 पड़ोसी देश आते हैं, मैंने ये बताया था अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है? तो ये है। उसके बाद जो है हमने 5 सिद्धांतों के बारे में बात किया था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कितने सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे 5 एस की चर्चा है, जिसमें हमने बात किया था सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति, ठीक है? आगे देखते हैं तो इसमें जो है ना आप जानते हैं जैसे कि सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क जो है, जो सार्क देश हैं, सार्क के जो मेंबर हैं, तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इनमें जो है आखिर कहीं न कहीं क्या है कि एक संबंध में जो है अलग-अलग हमें जो है एस्पेक्ट देखने को मिलता है। कई बार जो है इसमें अलग-अलग तरह के विवाद हैं, अलग-अलग तरह पे सहयोग है। तो उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर जो है क्यों मतलब जो है बॉर्डर इतना टेंस रहता है और इंटरनल पॉलिटिक्स जो है किसी कंट्री की कैसे भारत को एक तरह से भारतीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, कैसे वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वहाँ पे, हमने ये भी देखा था। ठीक है ना? तो अगर ज़ाहिर-सी बात है जैसे हमारे पड़ोसी देश में अगर हलचल होगी तो ज़ाहिर-सी बात है पड़ोस अगर खराब होगा तो कहीं न कहीं क्या है उसका जो है उसकी जो आँच है हमारे घर तक तो आनी ही आनी है। तो दूसरी बा अब यहाँ पे आगे देखते हैं ज़रा क्या है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है पूरी दुनिया की नज़र जो है साउथ एशिया पर कब गई तो जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने क्या है न्यूक्लियर टेस्ट किया। ऐसा है कि अब हमने यहाँ पे देखा कि इस क्षेत्र में कई प्रकार के विवाद हैं, जैसे सीमा और जल विवाद, जैसे मैंने बताया था सिंधु जल समझौता के बारे में, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इस समय जो है सस्पेंडेड चल रहा है। भारत जो है अब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब हमारा जो है हमारे देश का विभाजन हुआ, तो उस दौरान जो है क्या है कुछ नदियाँ पाकिस्तान को दी गई जिस पे जो है ज़्यादा हक पाकिस्तान को है और कहीं न कहीं क्या है कुछ नदियाँ जो है भारत के पक्ष में आई, है ना? उसमें से सिंधु है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो उसमें अभी जो है भारत-पाकिस्तान पे जो है और बांग्लादेश और भारत में के बीच में जो है पानी को लेके वाटर डिस्प्यूट रहता है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रहता है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है कई प्रकार के विवादों में साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक और चीज़ आती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है और ये कुल मूल कारण ये बात है कि संसाधनों की कमी, यहाँ पे क्या है रिसोर्सेज़ की कमी और उसी कमी में क्या है छीना-झपटी तो होनी बनती ही है। तो ये और कल ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद आज जो है हम बात करेंगे साउथ एशिया को एक आइसोलेटेड सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? जैसे इंडिया है, इंडिया को सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए इंडिया जो है एशिया में लाई करता है, तो एशिया का एक भारत जो है वो एक कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वज़ह से कॉन्टिनेंट के फीचर जो है भारत में है, जिसकी वज़ह से भारत को है इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है ना? तो कहने का मतलब क्या है, एक अलग ही तरह से भारत एक जो है ना एशिया का मेजर हिस्सा जो है कहीं न कहीं अलग अलग भूभाग की तरह दिखता है, इसीलिए इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। ख़ैर ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद जो है हमने देखा था कि अच्छा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है यानी कि नेचर ने क्या है एक एक बहुत ही गज़ब की बाउंड्री जो है फोर्टिफिकेशन किया हुआ है साउथ एशिया का। जैसे हमने बात करी थी कि जो है इसके जो है कई बॉर्डर हैं, जैसे कि नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ हिमालय माउंटेन रेंज है, तो इसका जो नॉर्दर्न एरिया है वो क्या है हिमालय इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है ना? एक मैसिव वॉल की तरह काम करता है, ठीक है? हिमालय जो है एक तरह से क्या है सेपरेट करता है इस सबकॉन्टिनेंट को ईस्ट और सेंट्रल एशिया से, ठीक है?
तो अब मैं बात करता हूँ वेस्ट में, अगर देखा जाए तो अगर सबसे इसका पश्चिमी छोर है तो वो ईरान है। इसका जो पश्चिमी छोर है यानी कि साउथ एशिया का जो सबसे पश्चिमी छोर की अगर मैं बात करूं तो वो ईरान लगता है। दूसरा अगर ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि म्यांमार है। और अगर मैं बात करूं साउथ में तो साउथ में जो है इंडियन ओशन है इसके, और बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। अब बात आती है आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो है आपका देखिए पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर इधर जो है आपका जो है ना नीचे इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है, इधर आपका जो है पाकिस्तान है, ये आपका जो अफगानिस्तान है, इधर ईरान पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं क्या है भारतीय, सॉरी ये सभी हमारे क्या है साउथ एशियन कंट्रीज हैं। समझ गए आप मेरी बात? हाँ। तो अब बात आती है कि देखिए, हालांकि क्या है कि हमारी जो जो इन देशों की ज्यादातर इन देशों में जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं क्या है चाइना से लगती है। अगर मैं बात करूं भारत की सीमा चाइना से लगती है, नेपाल की सीमा चाइना से लगती है, भूटान की सीमा चाइना से लगती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतने सारे देशों की जो जो हमने जो है बात करी जो है अभी यहाँ तक, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये देखिए, तो ये नेपाल की सीमा, इधर चाइना है पूरा, तो ये नेपाल की सीमा लगती है, भूटान की सीमा लगती है, ठीक है। तो इधर अपना इंडिया का तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो कह रहे हैं इधर हिमालय भी पड़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सबकी इन सबकी जो है देशों की सीमाएं लगती हैं हमारे साथ, है ना। जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, तो चाइना की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं क्या है इंडिया, नेपाल, भूटान से लगती है। मगर फिर भी चाइना को हम जो है एक तरीके से ईस्ट एशिया का पार्ट मानते हैं, ना कि हम साउथ एशिया का पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि चाइना जो है हर जगह जो है अपनी एक तरह से जो है एक दबदबा बनाने का प्रयास करता रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि चाइना का हालांकि इन सब पे इन्फ्लुएंस है, मगर फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाइना जो है साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, वो ईस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि जो चाइना की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात करूं, यानी कि चाइना कैसे एक तरह से जो है इधर जो है अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में। हालांकि ये जो है एक तरीके से आपके नॉलेज को ही बढ़ाएगा, तो इसीलिए थोड़ा समझते चलिएगा कि आखिर क्या है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, क्या है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये क्या है चाइना की एक टैक्टिस है ना, टैक्टिक है चाइना की। यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ना बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक टैक्टिक है चाइना की। जो कहने का मतलब क्या है, ये इसलिए है कि चाइना क्या कर रहा है लगातार, जो इंडिया के जैसे एक जो मैरीटाइम जो एरिया है, जैसे आपका जो है हिंद महासागर है, यानी कि जो आपका इंडियन ओशन है, इसके पास लगातार क्या कर रहा है वो एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। अब ये इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा कैसे, तो जाहिर सी बात है अपने नेवल बेसिस को बढ़ा के, अपने जो है नेवल बेसिस के साथ साथ अपने जो है जो जो इंडियन ओशन के आसपास में जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझाने के लिए मैं कहीं ना कहीं क्या है आपको लेके चलता हूं, मैप के सहारे इसको समझते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ना एक तरीके से इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो चाइना जो है रोड बना रहा है, ठीक है ना। और ये रोड जैसे कि चाइना से आपका अफ्रीका, चाइना से जैसे मिडिल ईस्ट और यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हुए एक रोड बन रही है। दूसरी चीज क्या है इसमें जो है चाइना एक और काम कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि जो है भारत को वो घेरने का प्रयास कर रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे भारत को घेरने की बात कर रहा है, तो जैसे चाइना जो है क्या कर रहा है, अपना लगातार इन्फ्लुएंस जो है इंडियन ओशन के आसपास में है, वो मतलब वो कर रहा है। जैसे बड़ा सरदर्द की बात करूं तो वो क्या है, वो पाकिस्तान है। तो और ये चाइना का परम मित्र है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अपना ग्वादर पोर्ट जो है एक तरीके से चाइना को दे रखा है, ठीक है ना। अब ग्वादर जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है चाइना के लिए, है ना, क्योंकि यहां से जो है चाइना जो है आराम से मिडिल ईस्ट से जुड़ सकता है, और मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए अब देखिए आप यहाँ देखेंगे, तो अगर मैं कहूं कि जो भारत है, भारत के चारों तरफ देखिए आप, जो पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया है देखिए। तो इंडियन यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया जो एक तरीके से अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में जैसे क्या है इसका पोर्ट है, जैसे कि चिटगोंग पोर्ट है। श्रीलंका में जो हम्बन टोटा पोर्ट है, वहां पे चाइना ने जो है 99 साल के लीज पर ले लिया। हुआ ये कि चाइना ने जो है बहुत सारा जो है क्या है कि जो है ना डेट दिया, मतलब कर्ज दिया किसको,
श्रीलंका को। अब श्रीलंका इतना छोटा सा देश कहाँ से चुका पाए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या सीधा क्या किया कि 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया। अब ये हो गया, यहाँ बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया। अब गौर से देखिए सारे जो भारत के जो है ना पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पे मालदीव्स में भी एक पोर्ट है। उसके बाद जो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, और अफ्रीका में देख लीजिए यहाँ पे जिसको ना अफ्रीका में जिबूती पोर्ट है, तो जिबूती पोर्ट में वहां पे अपना नेवल बेस बना रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि चाइना इस समय ये कह रहा है कि भाई अब मुझे क्या करना है, मुझे मैं व्यापार के वास्ते जो है ना अपना जो है ना कहीं क्या है अपनी जो नेवल फैसिलिटीज है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन क्या सोचिए, जिस रास्ते से अगर व्यापार का के लिए सामान आ सकता है, ट्रेड के लिए जो है गुड्स जा सकती हैं, क्या उस रास्ते से उसी शिप पर मिलिट्री और आर्मी नहीं जा सकती? क्या टैंक नहीं जा सकते? तो कहने का मतलब ये है कि यही भारत के जो है ना सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं क्या है खतरे की बात दिखाई देती है। तो जाहिर सी बातें देख रहे हैं आप, पूरा ये घेरने का प्रयास है ना, ये पूरा ठीक है ना। और इधर खुद चाइना बैठा ही हुआ है, और इधर से देखिए आप पूरा इंडियन ओशन जो है कहीं ना कहीं क्या है ये, और अफ्रीका तक इन्होंने अपना जो है बिल्डअप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारत क्या कर रहा है इसके लिए? तो भारत भी कहीं ना कहीं क्या है एक तरह से भारत भी प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं इनको काउंटर करने के लिए। तो अब यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है वो सजेस्ट ये करता है कि चाइना इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक naval bases and commercial ports along key sea lanes in the Indian Ocean to protect its vital energy imports and enhance its maritime influence, है ना। तो चाइना कर क्या रहा है कि चाइना जो एक तरीके से अपने जो है ना अपने जो वाइटल एनर्जी इंपोर्ट्स की, अब यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए चाइना भी कहीं ना कहीं क्या है 80% अपना जो एनर्जी नीड्स है वो कहीं ना कहीं क्या है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो उसको भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए जो है ना दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जो चाइना का जो ट्रेड होता है ना वो होता है आपका जो इंडियन ओशन उसके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है इस समय, मतलब लगभग मतलब जो ट्रेड के लिए जो जाने का जो रास्ता है वो इंडियन ओशन उसको आना ही पड़ता है, ठीक है ना। इंडियन ओशन में भारत का दबदबा अच्छा है। दूसरी बात है कि यूएसए भी है ना इंडियन ओशन में अपनी साख बढ़ाने में लगा हुआ है कहीं ना कहीं। और अगर मान लीजिए चाइना ऐसा कर क्यों रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर चाइना का कभी ऐसा वॉर का टाइम हुआ या फिर कुछ ऐसा कोई जैसे इंडिया के साथ या यूएसए के साथ अगर कभी इसकी जो ठनाठनी हो गई, तो अगर कहीं मान लीजिए इंडिया और यूएसए ने मिलकर अगर ऐसा इंडियन ओशन में ब्लॉकेट कर दिया, तो चाइना की एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी और इससे उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो चाइना इसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है कि वो जो है ना इंडियन ओशन को बाईपास कराने की बात कर रहा है ना, इंडियन ओशन को बाईपास करने की बात कर रहा है। अब वो इसीलिए क्या कर रहा है, वो रोड बेल्ट योजना के तहत क्या कर रहा है, वो इसीलिए रोड बेल्ट योजना के तहत क्या कर रहा है कि वो एक तरीके से चाइना से सीधा जो है ना पाकिस्तान होते हुए, जैसे आपने सीपैक के बारे में सुना होगा, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये पूरा सीपैक होते हुए आपका पूरा मिडिल ईस्ट से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, ये पूरा जो है ना एक रोड के माध्यम से जोड़ने का प्रयास है, ताकि अगर कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर इंडियन ओशन में ब्लॉकेट हो तो भी चाइनीज इकोनॉमी को कोई फर्क ना पड़े। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अभी जो है यहाँ पे देखिए लिखा है ना स्टेट ऑफ मलक्का, तो ज्यादातर जो चाइना का जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो एक तरह से स्टेट ऑफ मलक्का से होके जा रहा है। अब स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, तो आप स्टेट ऑफ मलक्का जो है ना आप देखे होंगे जो मलय आइलैंड है यानी कि मलेशिया के पास स्टेट ऑफ मलक्का पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, तो चाइना जो है क्या करता है अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव में यही कर रहा है, वो इसको एक न्यू सिल्क रोड की उपाधि भी दी जाती है। तो चाइना जो है अपना जो है ऐसे कर रहा था। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, तो इंडिया जो है एक तरीके से नेकलेस ऑफ डायमंड, है ना, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये नेकलेस ऑफ डायमंड क्यों कहेंगे, क्यों कहते हैं इसको, तो जब अगर आप जैसे अब आपने पहले मैं आपको ये भी बता दूं तो उसको जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्यों कहते हैं। जब आप पूरे नक्शे में जैसे जैसे वो रोड बन रहा है, रोड बेल्ट जो परियोजना है वो जैसे जैसे जा रही है, तो उसको अगर पूरा अगर आप एक अगर ऊपर से देखेंगे एक जो है ना ओवरऑल इमेज देखेंगे जो है ना कि टॉप व्यू देखेंगे उसका, तो एक तरह से एक मोतियों की माला के टाइप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये देखिए
है ना। तो ये पूरा जो है ना, ये मोतियों की माला की तरह, मतलब आपको ये एक तरह से क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ना, एक तरह से मोतियों की माला की तरफ दिखाया कि जैसे ना, जैसे नहीं होता माला पहनाते हैं, मोतियों की माला बनी है, तो ऐसा ही क्या है, चाइना जो है ना, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो जो रूट है उसका, वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मोतियों की माला, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसीलिए चाइना जो है क्या कर रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, वो एक तरह से मतलब डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी पे लेके आ रहा है। मतलब नेकलेस ऑफ डायमंड जो है वो स्ट्रेटेजी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का प्रयास है, ठीक है ना। अब वो कैसे करते हैं, तो इंडिया भी अपना नेवल बेसिस क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, और जो चाइना के आसपास में जो भी देश है, मतलब चाइना के जो इर्द गिर्द में जो देश है, तो उन सबके साथ क्या है कि अपने रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है, वहां पे रिश्ते सुधारे जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, वहां पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं। जैसे कि अब चाइना के आसपास में जो है कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। तो चाइना के आसपास में जो कंट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको मैप पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए, ये चाइना है ना। तो कुल मिला के अगर देखा है तो चाइना के जो देश हो गए यहाँ पे देखिए, जैसे मंगोलिया हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, है ना, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, म्यांमार हो गया। तो ये क्या है, इनकी सभी की सीमा क्या है, एक तरह से वो चाइना से लगती है। तो अब चाइना को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई इन सब जो देश है, जैसे कि मंगोलिया हो गया, जैसे जो जो इनके बॉर्डर इलाके हैं, चाइना से जो सटे हुए देश हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इन सब पे क्या है, भारत अपने प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है। आपने ईरान में चाबहार पोर्ट का नाम सुना होगा। ईरान में जो क्या है कि भारत अपना पैसा लगा रहा है चाबहार पोर्ट में, एक बड़ी परियोजना है अभी भी, लेकिन अभी भी एक बड़ी उम्मीद भी है वहां से। तो कहीं ना कहीं क्या है कि लेकिन अभी जो है युद्ध के जैसे हालात हैं, तो उस हिसाब से क्या है, अभी इस पे भी अभी काम चल रहा है। दूसरा है चाबहार पोर्ट ईरान में, दूसरा है सबांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया में, सीतवे पोर्ट म्यांमार में, मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश में है, और चंगी नेवल बेस सिंगापुर में है। तो ये जो है ना कहीं क्या है, हमने जो है एक तरीके से नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी के तहत क्या कर रहे हैं हम, एक तरह से जो है ना चाइना की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपने बेसिस को बना रहा है। इन देशों के साथ अपनी जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने रिश्ते जो है मजबूत कर रहा है, उसके उसका उस वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब इंडिया जो है ना, अब जैसे कि ये सब जो देश है, जैसे अब खास तौर से क्या है, इंडिया एक और काम कर रहा है कि लाइक माइंडेड जो है नेशंस है, जैसे इंडिया ने अभी कुछ ऐसे देशों के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जिनको जो जैसे जो मानते हैं कि चाइना एक थ्रेट के रूप में हो सकता है, चाइना एक थ्रेट को कॉज कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जापान हो गया, क्वाड के बारे में आप जानते होंगे, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो ये 4 कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं क्या है, इनके साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने जो है स्ट्रैटेजिक रिलेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनके साथ हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब जरूरी है। दूसरा है, आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो जैसे अभी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट है ना, पिछले चैप्टर में दिया हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना, एक तरीके से जो है पिछले जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था कि भाई देखो, ऐसा है कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि जो ईस्टर्न, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें एक 22 मतलब एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप से क्या है वो कनेक्टेड है ना। तो इसको चिकन नेक कहते हैं, और ये जाहिर सी बात है, इस चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं इसको, जो 22 किलोमीटर मतलब चौड़ा स्ट्रेच है, नैरो स्ट्रेच है। अब यहाँ पे क्या है कि जब लुक ईस्ट पॉलिसी थी, तो उस समय जो है ना कहीं क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी में है ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ना नहीं कर पाए इन सब क्षेत्रों में। लेकिन जब हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज जो है, नेशंस है, वो अच्छा कर रही हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, तो अब हमने अपने इकोनॉमिक्स को कहीं ना एक अपने हमने जो है ना अपने देश के इकोनॉमी को उनके साथ कहीं ना कहीं क्या है इंटीग्रेट करने की सोचा, ट्रेड को बढ़ाने की सोचा, उनके रिश्ते सुधारने के लिए जो है ना एक प्रयास किया। तो 2014 में सरकार ने क्या किया कि लुक ईस्ट को करके एक्ट ईस्ट कर दिया, ठीक है ना। कि अब जो है ना क्या करें, क्योंकि अब आप देखोगे जो इतना भी नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ना, तो साउथ ईस्ट जो एशिया है उससे अगर 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 नॉर्थ ईस्ट में अगर आप खड़े हो रहे हो, और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहां से लगभग वो सेंटर में पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर म्यांमार की बात करूं मैं, है ना, तो म्यांमार की तो अगर म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार की सीमा हमसे लगती है।
अगर वहां से जो है ना आपको जो है देखा जाए तो वहां पे काफी नजदीक पड़ जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो वहां पे जो है एक तरह से व्यापार के लिए जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अगर हम ट्रेड करना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट एक जो है वाइटल इलाका हो सकता है, वाइटल। इसीलिए सरकार जो है वहां पे क्या है, डेवलपमेंट की बातें, डेवलपमेंट बहुत जोर शोर से कर रही है ना, ताकि जो है वहां भी उस इलाकों में विकास भी हो पाए। और कई ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंसर्जेंसी वगैरह की, जो हमें मुद्दे जो देखने को मिलते हैं जैसे मणिपुर अगर और दूसरे इलाकों में, तो वहां पे जो है ना एक तरह से उन सब में कमी आएगी इनसे, ठीक है ना। लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को काम मिलेगा। तो सरकार इसमें प्रयासरत है कि जाए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लुकिस पॉलिसी और एक्टिस पॉलिसी के बारे में आप शायद पढ़े होंगे, ठीक है। तो दिस वाज लॉन्च एज एन एफर्ट टू, अभी एक्टिस पॉलिसी में है क्या कि दिस वाज लॉन्च एज एन एफर्ट टू इंटीग्रेट इंडियाज इकोनॉमी विद साउथ एशियन नेशन। इट हैज बीन यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ये देखिए जैसे जापान वो जो है एक तरीके से आपका ये ईस्ट में पड़ जाता है, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब बड़ी मतलब एक तरह से क्या है, बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। बड़े जापान खुद ही एक जो है ना कहीं क्या टेक के क्षेत्र में हर तरह से वो क्या है, एक तरह से काफी संपन्न देश है जापान, है ना। छोटा सा देश है मगर वाकई में कमाल का देश है। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया भी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी और जो है इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो मतलब जो है ना, और अच्छा खासा इसका अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया जो है वो है। जापान कहिए चाहे साउथ कोरिया कहिए चाहे सिंगापुर कहिए, ये काफी जो है ना एक तरह से क्या है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट लेके चलते हैं उनका, और ये काफी संपन्न देश है। तो इन देशों के साथ अगर भारत के रिश्ते होंगे तो जाहिर सी बात है भारत को भी लाभ है और इनको भी लाभ होगा कि भारत जैसा एक बड़ा बाजार जो है इन्हें मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या है, एक तरह से एक प्रयास है कि कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी देश, इन सभी देशों से जो है चाइना से कहीं ना कहीं क्या है, कुछ देश ऐसे जैसे जैसे अगर आपने देखा होगा ताइवान है, तो ताइवान चाइना से अलग रहना चाहता है, लेकिन ताइवान को चाइना जो है अपना अभिन्न अंग मानता है। तो अब इन क्या है, ये ठनाठनी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यही सब जो है ना एक समीकरण बनते हैं जो लाइक माइंडेड जो है एक साथ आते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे कि भारत ने जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि भारत ने जो है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी, तो भारत की जो डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी है वो यही है। मंगोलिया यहाँ पे जो है जापान, मंगोलिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपना, जापान में कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है, चंगी सिंगापुर में कर रहा है, इंडोनेशिया में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है सिसलीज, और ये जो है ना आपका ओमान में है, चाबहार ईरान में है। तो ये सब क्या है कि आप इसको देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से ये आपको डायमंड नेकलेस जो है आपको समझ आएगा कि नेकलेस की तरह है ना। तो यही वाली बात है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिकॉज इंडिया जो है सेंट्रली लोकेटेड है ना। अगर साउथ एशिया में अगर देखा है तो भारत जो है एक तरह से सेंट्रली लोकेटेड, मतलब उसका जो पोजीशन है, ज्योग्राफिकल जो उसकी अवस्थिति है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो सेंट्रली लोकेटेड है। भारत जो है एक तरह से सेंट्रली लोकेटेड है, और भारत जो है अपने बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट सभी से क्या है, अपनी सीमाएं साझा करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जो है ना एक तरह से एक बिग ब्रदर का के जैसे बड़ा भाई होता है ना, तो वैसे बड़े भाई की तरह काम करता है, बड़े भाई की तरह है भारत इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह से कि तो भारत को अगर दुनिया से मतलब अगर मैं देखूं तो अलग करने वाला, मतलब भारत एक अलग दिखता है ना। भारत वाकई में कमाल का देश है। भूगोल जो है भारत को दुनिया से अलग करता है। अगर इसके उत्तर में देखा जाए तो हिमालय है, इसकी सुरक्षा कर रहा है। बाकी तीन तरफ से इसके समुद्र है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हिंद महासागर हो गया, जैसे इंडियन ओशन हो गया, अरब सागर हो गया यानी कि अरेबियन सी हो गया, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया। और इसे कहीं ना कहीं क्या है, एक नेचुरल जो है फोर्टिफिकेशन इसका भारत का है, तो इनके द्वारा। तो इसी कारण इस पूरे क्षेत्र की जो भाषा है, मतलब जो लैंग्वेज है, चाहे वो सोशल या कल्चर की बात कर लें, तो वो लगभग एक जैसी है। और इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं कि एशिया एक महाद्वीप है। तो एशिया जो है उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है एक भारत जो है एक अलग ही मतलब तरह से दिखता है।
तो इसीलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इसके पड़ोसी देश में कई बार भारत के दबदबे से कई बार डर भी लगता है ना, ये चीज है। अब देखते हैं चाइना जो है ना, तो चाइना भी लगातार क्या कर रहा है, जो है एक तरह से जो है इसके ब्लॉक के बाहर होने के बाद भी क्या है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसे सीपेक के बारे में बात किया था, एक एक्सटर्नल प्लेयर है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। जो जो आपका साउथ एशिया है, तो साउथ एशिया के आसपास जो इलाके हैं, आसपास वाले जो पड़ोसी देश हैं, वहां पे आपको एक तरह का गवर्नेंस मॉडल देखने को नहीं मिलता है। अब आप जो है पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में है एक तरह से लोकतंत्र आता है जाता है, मतलब ही जो है आपका नेपाल है। नेपाल में भी अगर देखा जाए तो नेपाल में भी जो डेमोक्रेसी की बात है तो वो 1990 के करीब में वहां पे आंदोलन हुआ और उसके बाद 2006 में फाइनली जो है एक तरह से डेमोक्रेसी वहां से पे आती है, ठीक है ना। और अभी जो है वहां भी लोकतंत्र है। अगर मैं इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भूटान में, तो भूटान में भी क्या है एक तरह से मोनार्की थी, राजा का शासन था। लेकिन अगर इन सभी क्षेत्र में अगर भारत और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे ये दो देश हैं जहां पे सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं। भारत इसके लिए जो है कहीं ना कहीं क्या है एक प्लस पॉइंट भारत को मिलता है कि भारत, हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं क्या है एक बहुत ही लंबे समय से हमने जो है डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन करके दिखाया, दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब देखते हैं आगे कि दक्षिण एशिया के सभी देशों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा नहीं है। कई समस्याओं के बावजूद आजादी के बाद केवल भारत और श्रीलंका ही ऐसे देश हैं जहां सफलतापूर्वक लोकतंत्र रहा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, इनका इतिहास काफी जो है ना जटिल है। अगर मैं बात करूं कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में है ना जो जो स्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी जो आई वो 1990 के बाद आया। पाकिस्तान जो है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी देखने को मिली, लेकिन काफी थोड़े समय के लिए, है ना। उसके बाद क्या है, जनरल थे वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जो है मिलिट्री कूप यानी तख्ता पलट करके जो है सैन्य शासन लगा दिया। अब ये कब हुआ था, तो ये कारगिल वॉर के दौरान हुआ था। अब अगर मैं बात करूं कि इट रिटर्न टू सिविलियन रूल ओनली इन 2008। अब जब 1999 के बाद 1999 के बाद 1999 के बाद पाकिस्तान में फिर से अगर जो है यहाँ पे जनता का शासन आता है, सिविलियन रूल आता है, तो वो 2008 में आता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है उठापटक चलती रहती है। ये मिलिट्री इंटरफेरेंस के कारण ही भारत के रिश्ते जो है पाकिस्तान से सामान्य नहीं हो पाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार और सेना का शासन दोनों का ही दौर रहा है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद बांग्लादेश तो लोकतांत्रिक बन गया, लेकिन पाकिस्तान में जो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकारें आई, लेकिन 1999 में पाकिस्तानी सेना जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके मतलब उनको सरकार को जबरदस्ती हटा दिया। चुनाव मतलब 2008 से फिर वहां से क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं। और भारत के लिए यही सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो है मतलब जो शासन है, असली ताकत जो है आज भी सेना के पास ही रहती है, यानी कि सेना डिसाइड करती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि बाजार में डर बिकता है, डर अगर होगा तो जो है व्यक्ति पैसा खर्च करेगा। जैसे अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आप अगर मान लीजिए आपको अच्छा पानी पीना है कि तो आपको ये डर दिखाया जाए कि हाँ भाई स्वच्छ पानी पीना कितना आवश्यक है। तो इसलिए जो है जितने भी आरओ जो होता है, रिवर जो आरओ का मार्केट है, वो यही डर बेचते हैं कि भैया आरओ जो है खरीद लो, वरना कहीं ना कहीं क्या है आपको पानी के से होने वाली बीमारियां लग सकती हैं। ऐसे ही जो है आप देखिए तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी डर दिखाया जा रहा है अपने जनता को। कैसा डर, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर सेना रहेगी तो सेना की जरूरत कब रहेगी, जब सेना को जरूरत तब रहेगी जब देश में असुरक्षा की भावना बनी रहे, जब देश में इनसिक्योरिटी रहेगी, तभी क्या है सेना रहेगी, तभी जो है हथियार बनेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर देखा जाए तो ये इनसिक्योरिटी जानबूझकर भी बना के रखा जाता है, ताकि ताकि जो है आर्मी का वहां पे जो है जो ठाट बाट है वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि यही चीज वहां भी है कि पाकिस्तान में जो सेना का शासन सर्वोपरि हमेशा रहता है। तो अब देखते हैं नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल जो है 2006 तक नेपाल में जो है एक तरह से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी संवैधानिक राजतंत्र था। यानी संविधान था, लेकिन राजा के पास कभी भी
सारी ताकत छीनने का अधिकार था। मतलब सरकार होती थी, लेकिन सरकार से जो सबसे बड़ी पावर जो होता था वो कौन था, वो राजा के पास होती थी। यानी कि सरकार राजा की मर्जी से चलती थी। अगर सरकार ने राजा के अनुसार काम नहीं किया तो राजा को ये अधिकार था कि वो सारी ताकत छीन सकता था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि 2008 में फाइनली क्या हुआ, नेपाल की जनता ने मोनार्की को पूरी तरह बाय बाय कर दिया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी कि एक जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, जहां देश का जो हेड होगा, स्टेट हेड होगा, वो जनता चुनेगी, जनता द्वारा चुना जाता है। अब ये एक अलग बात, अब ये थोड़ा सा एक चीज समझेंगे कि आखिर साउथ एशिया इतना डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लोगों की पसंद क्या रही है, तो वो है लोकतंत्र। अगर मैं बात करूं सिमिलर चेंजेस जो है, ऐसे ही पहले इसकी बात कर लेते हैं, ऐसे ही चेंजेस जो नेपाल की तरह ही कुछ बदलाव जो है जो बाकी छोटे देश हैं, है ना, तो उनमें भी। अब बात आती है कि क्षेत्र के दो सबसे छोटे देश हैं, इनमें भी बदलाव आया। 2008 में भूटान के राजा ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपनी शक्तियां कम कर दी और वहां चुनाव हुए और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ऐसे ही मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव में 1968 तक सुल्तान यानी कि राजा का शासन था, फिर वो क्या बन गया, वो रिपब्लिक बना। जून 2005 में मालदीव की संसद ने एक मत से, मतलब सभी ने क्या कर दिया, यूनानिमसली ये जो है फैसला लिया कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, जहां कई राजनीतिक पार्टी यानी कि कई, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है और भी दल है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे चुनाव लड़ सके को लागू किया। 2018 में वहां एमडीपी जो वहां की पार्टी है, उन्होंने क्या है चुनाव जीता। ठीक है ना। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जब इस देश के 5 बड़े देशों में लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे किया गया, तो इस सर्वे में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, भले ही लोगों ने कहा कि लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका जो मत जब लिया गया, तो चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो या किसी भी धर्म के हो, सभी ने एक सुर में कहा हमें लोकतंत्र चाहिए, है ना। यानी कि सबकी पसंद है लोकतंत्र। हाँ, जनता, अब ये यहाँ पे क्या है, आम नागरिक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से ज्यादा खुश दिखे, है ना, ज्यादा संतुष्ट दिखे उससे, क्योंकि जनता यहाँ पे जो है ना अपनी नेता जो है अपनी खुद अपनी मर्जी से वोट डालकर चुन सकती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसको जो है ना, मतलब जैसे संसद और चुनाव को, इसको काफी अच्छी नजरों से देखते हैं। मतलब सभी लोगों का मानना है कि जो है जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी है। अब जैसे कोई भी अगर वैसे राजा और जो तानाशाही या डिक्टेटरशिप के नीचे रहना पसंद नहीं करते। एक जो बड़े अमीर देश होते थे ना, वो समझते थे कि डेमोक्रेसी, और वो भी साउथ एशिया में, मजाक बनाते थे कि डेमोक्रेसी कहीं सफल होगा यहाँ पे। तो लेकिन दुनिया के बड़े बड़े विचारक जो थे और जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनका जो भ्रम है वो यहीं टूट गया जब यहाँ पे सर्वे किया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज जो कहा करते थे कि लोकतंत्र केवल वही फल फूल सकता है, यानी जो डेमोक्रेसी केवल वही फ्लरिश कर सकता है, कामयाब हो सकता है, जो देश प्रॉस्पेरस हो। मतलब गरीब देशों के लिए लोकतंत्र नहीं है, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज के जो है विशेषज्ञ मानते थे। लेकिन ये भ्रम जो है ये टूट गया। तो इनका मानना था, अमेरिका और यूरोप के जो देश थे या इन जो विचारक थे बड़े बड़े, इनका मानना था कि गरीब देशों में लोग पहले अपनी जो बेसिक कमोडिटीज की जरूरत जो होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान चाहेंगे, उन्हें वोट और आजादी से कोई खास मतलब नहीं होगा। लेकिन आजादी किसको प्यारी नहीं होती, है ना। आजादी सबसे प्रिय होती है, तभी तो न जाने कितने ऐसे लोग, है ना, इस एकमात्र आइडिया के लिए कितने अगर ये इतना छोटा आइडिया होता, अगर ये छोटा विचार होता, तो शायद आज दुनिया में इतने सारे लोग जो है अपनी जान की कुर्बानी न दी होती, आज कई लोगों ने जो है ना अपना बलिदान न दिया होता। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हर किसी को आजादी प्रिय है, तो वोट देने आजादी से कोई खास मतलब नहीं होगा, इनको लगता था। लेकिन जब इस सर्वे हुआ तो इस पुरानी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया गया और एशिया के विकासशील और गरीब देशों ने दुनिया को दिखा दिया कि आम नागरिक अपनी आजादी और वोट की कीमत बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये अगर अच्छा आपको ये लग सकता है कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों मैं पूरा कहीं ना कहीं क्या है, वो जो आपके जो एनसीईआरटी है वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसको जो है कहीं ना कहीं क्या है, मैंने जो है उसको अपनी तरफ से इलेबरेट करके
जो आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ा मैं एनसीईआरटी रहा हूँ, कहीं आप ये मत भूलिए कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके एनसीईआरटी में एक जो है ऐसा टेबल दिया होगा, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की ये रिपोर्ट है, आइए देखते हैं इसमें। तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया में, है ना, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है ना, तो वहां पे क्या है 72.2 पूरे वर्ल्ड का है। ये डेवलपिंग कंट्रीज जो यानी कि जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है उनका है 70.7, जो साउथ एशिया है वहां पे 69.3 है। ऐसे करके चार्ट आप देख पाएंगे, ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है, जीवन प्रत्याशा का है, ठीक है ना, ये आपका। हाँ, अब यहीं पे अगर मैं SDG 4.6 की बात करूं, तो एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करूं, 15 वर्ष और उससे जो ऊपर के लोग, कितने लोग साक्षर हैं, 2006 से 16 के बीच में, 2016 के बीच की रिपोर्ट है। पूरे दुनिया में अगर साक्षरता अगर देखा तो 82.1 है, डेवलपिंग कंट्रीज में 81.1 है, साउथ एशिया में 68.7 है, जो बांग्लादेश है 72.8 है, इंडिया में 69.3 है, और नेपाल में 59.6 है, पाकिस्तान में ऐसा है। और जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो ये है। जो आपका पर कैपिटा जो है जीडीपी पर कैपिटा है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 2016 का आंकड़ा है, 2016 का आंकड़ा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। अगर जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, अगर प्रति 1000 मतलब मान लीजिए 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा देखूं तो 29.9 है, और जो डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है वो 32.7 है, और इसमें साउथ एशिया की बात करूं तो 37.8 है, बांग्लादेश में 28.2 है, ऐसे ही इंडिया में 34.6 है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 64.2 है। मतलब क्या है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो पाकिस्तान में 64 के लगभग में जो बच्चे हैं वो दम तोड़ देते हैं, मतलब वो बच नहीं पाते। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि टीबी के केसेस, आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ी गंभीर बीमारी है ये भी। तो इसमें से अगर ये 1 लाख लोगों में से कितने, 140, लगभग 140 लोग पर 1 लाख में से क्या है, अगर पर 1 लाख की बात की जाए तो उसमें 140 लोग क्या है टीबी से पूरे वर्ल्ड में ग्रसित हैं। ऐसे ही आंकड़ा ये पूरे देशों का है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन लिविंग बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी का जो है मूल्यांकन है, तो अगर मैं बात करूं जो बांग्लादेश है वहां पे 14.8 है, ऐसे 21.2 है ना, ऐसे करके आप पूरा देख पाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक की बात करें तो जो बांग्लादेश है 136वें नंबर पे आता है, इंडिया 130वें नंबर पे आता है, ऐसे करके आपका ये टेबल दे रखा है, आप इसको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, श्रीलंका। यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जो है लंबे अरसे तक अगर मैं बात करूँ, ये टेबल जो आपने देख लिया कि भयंकर गृह युद्ध होता था वहां, मतलब गृह युद्ध का उसको बहुत ज्यादा, उसके मतलब सिविल वॉर जो है श्रीलंका में बहुत ज्यादा हुआ। और इसके बावजूद भी श्रीलंका जो है 91.2% शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय में भारत और बाकी देशों से बहुत आगे है। ये साबित करता है कि सिर्फ देश का आकार या अर्थव्यवस्था बड़ी होने से कुछ नहीं होता, सरकारों को जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना चाहिए। पाकिस्तान और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सबसे पीछे है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये डेमोक्रेसी की। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ये चार्ट दिखाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो, कहने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी चाहते हैं डिक्टेटरशिप के तुलना में, है ना। किसको ज्यादा डेमोक्रेसी पसंद है और किसको डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो रेड वाला हिस्सा है ये डेमोक्रेसी को चाहते हैं, जो लोग जो देश के लोग, जिन देश के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं वो ये रेड वाला पोर्शन है, जहां पे किसी को कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ कहूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला अगर है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मुझे, है ना, है ना। जैसे ये जो नीले वाले हैं वो लिखता है हमें फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क नहीं पड़ता। नीले वाले का मतलब होता है हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि कोई भी हो, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, है ना। तो वही वाली बात है। तो ये नीले वाले उसको है, ये जो दिखाता है ये डेमोक्रेसी को मतलब डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले देश हैं। और ये जो देश है 10 जो दिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इनको डिक्टेटरशिप, मतलब ये डिक्टेटरशिप वाले हैं, यानी कि इनको डिक्टेटरशिप
प्रेफरेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में दिया गया। तो अगर मैं बात करूं कि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो कितने लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी प्रेफरेबल है, तो यहाँ पे 69 है। इंडिया में 70% लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है। नेपाल में 62 है। पाकिस्तान में सबसे कम 37 है। वहां के लोग जो है डेमोक्रेसी को मतलब कम वो करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में जो है 37 लोगों का मानना है 100 में से कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी चीज है। श्रीलंका में 71 लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है। कुछ लोगों का मानना है कि समटाइम्स डिक्टेटरशिप क्या है, बेहतर है। जैसे बांग्लादेश में है 6 ऐसे 6 लोग हैं, जैसे मान लीजिए 100 में से 6 लोग हैं जिनको लगता है कि भाई डिक्टेटरशिप ज्यादा बढ़िया है कभी कभार। इंडिया में 9 लोगों का ऐसी पसंद है, और नेपाल में 10 लोगों की ऐसी पसंद है, पाकिस्तान में 14, श्रीलंका में 11। और यहाँ पे देखेंगे कि वही वाली बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बांग्लादेश में 25 है, इंडिया में 21 है, नेपाल में 28 है, पाकिस्तान में 49 है और श्रीलंका में 18 लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो। अब बात आती है आगे। ये डेटा साफ दिखाता है कि भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश में 69 से 71% लोग लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में केवल 37% लोग लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं और 49% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शासन कर रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की जनता बार बार शासन और भ्रष्ट नेताओं से तंग आकर राजनीति से निराश हो चुकी है। जब आप कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है कि ये भी आएगा तो भी लूटेगा, वो भी आएगा तो भी लूटेगा। तो भाई कोई भी रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहां देखो, द डेटा शार्पली आइसोलेट पाकिस्तान while less than 60% of citizens in the other 4 nations actively want democracy. Nearly half of Pakistan, 49% are indifferent, मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, and only 37% actively want it, यानी कि डेमोक्रेसी को चाहते हैं पाकिस्तान में, कि 37% लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र, यानी कि जो है पाकिस्तान में अगर देखा है तो लगातार जो है तख्ता पलट जैसी चीजें हमें देखने को मिली है। तो इसीलिए यहाँ पे लोग जो है ना, उनको जो है वो तरस आ चुके हैं कि भाई यहाँ पे कभी लोकतंत्र हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको जो है ना एक तरीके से अपने देश में लगता है कि यार डेमोक्रेसी यहाँ सूट नहीं करेगी। मतलब डेमोक्रेसी सबकी मतलब ज्यादातर जो है डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखिए साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो जो ये जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है, आपको लाइट स्काई ब्लू में दिखागा, तो ये जो है ना कहने का मतलब क्या है, सूटेबल वाले हैं। और ये जो डार्क वाला है वो मानते हैं कि वेरी सुटेबल, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब ज्यादातर जो लोगों की पसंद है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये जो डेटा है वो किसने किया, तो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, न्यू दिल्ली एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 का है ये डेटा। मतलब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये इंटरव्यू लिया गया, मतलब ये गई एसडीएसए टीम गई और 19,000 लोगों से क्या है एक तरह से जो है ना, इस सैंपल को लेते समय 19,000 लोगों की राय ली गई और उसके ऊपर आपको ये डेटा दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो करता हूँ अंत, लेकिन कल से जो है ना आपको कुछ बेहतरीन चीजें और भी मिलेंगी। लेकिन इसके बाद जो है कल पूरी टाइमलाइन आपको एक एनसीईआरटी में दे रखी है, उस टाइमलाइन के बारे में हम कल बात करेंगे। और कल वाला सेशन बहुत मजा आएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वाकई में कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग लगेगा तो लगेगा। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।